बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शिवा सरकार की। महाराणा प्रताप के पास इतने पास बैठा और वहां तक की आवाज नहीं पहुंच रही है। बोले जय शिवा सरकार की। इस देश में सुल्तान तो कहीं आए और कहीं गए, लेकिन महाराणा सिर्फ एक हुआ है, वो है महाराणा प्रताप। और आप सबको उस महाराणा का अनुसरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है जो 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मिलेगा। आप सभी लोग इस बात से परिचित हो ही चुके हैं कि हम 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक जन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का हमारा मकसद क्या है? सिर्फ लोगों की भीड़ जुटाना हमारा मकसद नहीं है। जो 21 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिनके पैम्पलेट आप लोगों को अभी प्राप्त हो जाएंगे, उन मांगों को लोगों को समझाना है, उनको बताना है कि हम लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे, उन्हें बता नहीं पाएंगे, तब तक वहां पहुंचने का कोई औचित्य नहीं। आंदोलन सिर्फ एक दिन 8 जनवरी का है, लेकिन ये क्रांति हमेशा आप लोगों के दिल में उठना चाहिए, ये ज्वाला आप लोगों के दिल में जलना चाहिए, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जब ये पैम्पलेट, जब ये पत्र लोगों के पास पहुंचेगा तो सबसे पहली मांग जो सामने आएगी कि सब आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो कई राजनीतिक लोग जो सिर्फ राजनीति करते हैं तुरंत सवाल कर देंगे आप लोगों से और आरोप कर देंगे कि सब करनी सेना आरक्षण का विरोध कर रही है। करते हैं कि नहीं? लोग आपसे बोलेंगे सीधे से, तो उनको एक जवाब देना सीधे शब्दों में कि भाई 64 सालों से आरक्षण बाबा साहब ने तुमको दे रखा है, तो एक चीज बता दो कि तुम्हारे गांव से कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ ले लिया? जो एक बार आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया या नौकरी में चला गया, दोबारा उसी के परिवार को लगातार आरक्षण का लाभ मिलता जाता है। हमारे गांव के जो गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के हो, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता। ये ले नहीं पाते क्योंकि व्यवस्था कमजोर है। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक भाई मजबूत बन जाए, वो छोड़ दे, अपने दूसरे भाई को दे दे, तभी तो देश का विकास होगा और सभी लोगों तक पहुंचेगा। तो क्या गलत? आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत गरीबों से ही होगी, उनकी जाति देखकर नहीं होगी। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। दूसरी मांग, हम एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन चाहते हैं। संशोधन से आशय कि साहब अगर किसी भाई पर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है तो कम से कम पहले उसकी जांच कर ली जाए कि साहब उसका व्यक्तिगत लड़ाई थी, उसकी जमीन की लड़ाई थी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। कोई जातिगत लड़ाई नहीं होती। क्या राजपूत आपस में नहीं लड़ते? लड़ते हैं, बहुत ताकत से लड़ते। इतनी जोर से लड़ते कि सबको पता चल जाता है कि आज राजपूत लड़ा है। ब्राह्मण लड़ते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी आपस में लड़ते हैं। वो लड़ाई उनकी आपसी होती है, न कि जातिगत होती है। तो हमारा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हर लड़ाई को जातिगत रंग न दिया जाए। जब ये क्लियर हो जाए कि नहीं साहब ये वाकई में जातिगत लड़ाई थी, तो ही एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा बिना जांच के मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो साहब क्या गलत हम लोग मांग कर रहे हैं? और इन सब के अतिरिक्त चलो मान लो और भी विरोध करेंगे लोग अपना कि साहब ये तो इनके हितों की है। या जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे एक चीज बता दे, किसान कितने लोगों के घर में है? किसान कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर। सभी किसान हैं। अब छात्र कितने लोग हैं? ये किसके घर में छात्र पढ़ाई करते हैं? बच्चे सबके घर में करते हैं ना।
तो साहब किसानों की आवाज हम उठा रहे हैं और उसको भी सीधा सा है कि साहब सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि साहब किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, किसानों को खाद कम दाम पर मिलना चाहिए, किसानों को अन्य सुविधाएं मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोगों ने इसमें एक और टेम्पलेट की अतिरिक्त मांग जोड़ रखी है कि साहब जीएसटी आप लागू करते हो, किसान एक तरफ अन्नदाता बोलते हो कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान अभी किसान दिवस गया हमारा कल, 2000, 6000, 4000 से किसान का उत्पादन नहीं होना है। हम खेती करते हैं ट्रैक्टर से, हमारी खेती में काम आती है मशीन, सीडी, पंजा, जिसका काम हम खेती में करते हैं। अगर उस पर आप जीएसटी लगाकर हम लोगों को दोगे तो किसानों का कौन सा हित कर रहे हो? अगर किसानों के साथ आप वाकई में हित करना चाहते हो तो जीएसटी हटा दो। जिस टाइम हमारी कृषि का काम होता है, जब हमारा धान आता है, जब हमारी फसल आती है, डीजल को जीएसटी मुक्ति कर दो। हमें क्या चाहिए? ये किसानों की असली सेवा होगी, असली मदद होगी, न कि 2000, 4000 देने से असली मदद होगी। सही है कि गलत है? सही है ना? तो और हम आपके इधर मुझे नहीं पता है कि जानवर है आपके इधर, सुअर, घोड़ा व्यवसायी, बड़े इकट्ठे जानवर जो नुकसान करते हैं, हमारे इधर बहुत है, यहाँ भी है। तो सब जब वो फसलों की नुकसान करती है, पूरी रात गेहूं में, धान में पानी देने वाला किसान जब सवेरे उठकर कभी वह जाता है और उसकी फसल का तहस नहस देखता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है कोई जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये मांग हम लोगों ने की है, उन जानवरों से सुरक्षा कैसे दोगे ये तो बता दो। वो जानवरों से लोग रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं, आप वो भी नहीं बचा पा रहे हो, फसल भी नहीं बचा पा रहे हो, तो किसान हित में कर क्या रहे हो? तो हमने मांग की है कि साहब एक उचित कार्य योजना बने जिसमें इन जानवरों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, सिर्फ कागजों पे नहीं, वास्तविकता में धरातल पर ये कार्य योजना हम लोगों को चाहिए। ये मांग हम लोगों ने करी। छात्रों के हित में कई छात्र यहाँ बैठे हैं, जब चुनाव आते हैं या आने वाले होते हैं तो सरकार की तरफ से घोषणाएं हो जाती है कि साहब हम 50,000 भर्ती करेंगे शिक्षकों की, 20,000 पुलिस के जवानों की, इतने डॉक्टरों की। लेकिन साल खत्म होते होते चुनाव भी खत्म और चुनाव के बाद वस्तु स्थिति गिनती के लोग भर्ती होते हैं, बाकी के बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो हम लोगों ने एक मांग इसमें रखी है कि साहब छात्र हित में एक भर्ती आयोग आप बना दे, एक भर्ती कानून आप बना दे जो साल भर में निकलने वाली भर्तियों को सबके सामने रखे। और अगर मुख्यमंत्री बोले कि 1 लाख भर्ती करूंगा तो 31 तारीख 2023 को आखिरी दिन पूछ ले कितने लोगों को भर्ती करेंगे। मतलब बेरोजगार नहीं बढ़ना चाहिए, जितनी घोषणा करो उतने रोजगार मिलना चाहिए, छात्रों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और आप लोगों को एक खुशी भी होगी, जितने भी समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, युवा हैं, एक बात आप सुन लें कि इस 21 सूत्री मांग में जो हमारी 9वीं मांग थी, पूरे देश में करनी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर की ही टीम थी जिसने वो मांग की थी। वो मांग थी कि सब कोरोना काल आया था, सब जगह आया पूरे देश में, 2 साल तक कोई भर्ती नहीं निकली। कितने लोगों की उम्र उन 2 साल में नहीं बढ़ी, सबकी उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कि किसी की रुक गई थी कि 2 साल कोरोना आया तो रोक देते हैं, नहीं रुकी ना। तो उन 2 सालों में क्या हुआ कि जिसकी परीक्षा, जब किसी को पुलिस में भर्ती होना है, उम्र 23 साल, मेरा 8 साल का मैं लगातार पढ़ाई कर रहा था, 2 साल निकल गए, मैं घर बैठ गया। मेरे साथ जो अन्याय है इसका भरपाई कोई नहीं करेगा। हमने सरकार से मांग की कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, 3 साल की अतिरिक्त उम्र में उसको छूट दो जो कोरोना काल की भरपाई करे, जो सरकार ने पूरी कर दी। 3 दिन पहले ये घोषणा सरकार कर चुकी है, 3 साल की छूट मिल सकी है। तो हमने क्या गलती करी? और एक और साथ, जब देश में विपक्ष कमजोर होता है, जब कोई किसी लोगों के अधिकारों पर लड़ाई नहीं लड़ता है, तो जब कोई लड़ाई लड़ता है ना, उसके साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही है, हमारे साथ आ जाती है। शिक्षकों की मांग हम लोगों ने रखी, हम लोगों ने रोजगार सहायकों की मांग रखी, अतिथि महानुभावों की मांग रखी, स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने रात दिन कोरोना काल में सेवाएं दी, कोरोना निकला उनको घर बिठा दिया, वापस कोरोना की हरकत हुई है तो हो सकता है कि उनको फिर पूछ ले। तो हम ये चाहते हैं कि कम से उनको संविदा नियुक्ति दे दो, उनको जीने का अधिकार दे दो। तो क्या गलत हम लोग कर रहे हैं?
तो गलती कर रहे हैं कि मांग उठा के? ये अकेले राजपूतों की मांगे नहीं है, इसमें हर समुदाय हर धर्म के लोगों की ये मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात, 21 मांग में एक भी मांग किसी का अहित नहीं करती, किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन जो इस टेम्पलेट की भाषा है कि हम अपने भाइयों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे भी, सही, लेकिन उस लड़ाई में आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। दिनों दिन अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा, आप कमजोर होते रहो। और क्षत्रियों को तो धर्म में लड़ना, अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे अपने 36 कौम के भाइयों के लिए तो कौन लड़ेगा? हमें राजनीतिक पार्टी के लोग, किसी एक पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग हमें ये नहीं सिखा सकते कि हमें क्या करना है। हम केसरिया ध्वज को अपना गुरु मानते हैं, हम केसरिया ध्वज को अपना नेतृत्व करता मानते हैं। और जब केसरिया को हम लोग देखते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत के साथ हम लोगों को नेतृत्व करते हैं। हम लोगों में नेतृत्व क्षमता है, लेकिन आप लोगों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस नेतृत्व का सदुपयोग, हमारे गरीब भाइयों का कभी भी शोषण नहीं करना है। सब पिक्चर में दिखा दिया कि ठाकुर साहब ने मारा, ठाकुर साहब ने उसको उठा के ले गए, लेकिन कभी किसी पिक्चर में ये नहीं दिखाया कि गांव में जब गरीब परिवार के व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल भी वही ठाकुर साहब लेके जाते हैं, उसके बेटे की शादी भी वही ठाकुर साहब करते हैं। ये नहीं दिखाते, जो दिखाते वो लोग मान लेते हैं। जो भाई रात दिन हमारे साथ हमारे गांव में रहते हैं, बड़े किसी भी जाति का हो, सुख दुख में वही खड़ा रहता है, तो हम उसके साथ क्यों अन्याय करें, उससे क्यों लड़े? मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, हम 36 कौम की बात करते हैं। मैं अभी वहां जो बैठा था, क्यों बैठा था? जिस लड़ाई को हमने खत्म करा, ये करना चाहते हैं कि साथ गादी होगी तो सबके लिए होगी, कुर्सी होगी तो सबके लिए होगी, जाजर होगा तो सबके लिए होगा, और सबके साथ सबके समान रूप से बैठेंगे। इसलिए मैं वहां बैठा। इसके अतिरिक्त मेरे को तो मंशा नहीं थी, मेरे को किसी को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि करनी सेना परिवार की जो लड़ाई है वो सबको साथ लेकर चलने की है, एक साथ बैठने की है। भोपाल में अगर 25 लाख लोग भी आएंगे नहीं तो भी मंच किसी को नहीं देंगे, सब नीचे ही बैठेंगे, सिर्फ बोलने के लिए मंच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लोगों तक अपनी आवाज पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात, उसका नेतृत्व भी आप लोगों को करना है, उसकी व्यवस्था भी आप लोगों को बनानी है, क्योंकि आप खुद नेतृत्व करता है। अगर आज आप लोग जाग गए तो आने वाली पीढ़ियां, और एक और मैं चीज कहता हूँ, यहाँ वरिष्ठ बहुत सारे विराजित है, जो पर्चा आप लोगों को दे रहे हैं ना, इस पर्चे को संभाल कर रखना। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हमें हमारी उम्र में जब युवा हम लोगों को बताते हैं, हमारे बुजुर्ग को बताते हैं कि साहब ये अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों ने एक लेटर जारी करा था, भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तभी इस पत्र में ये छपा था। इन लोगों ने जब संघर्ष करा, इन मांगों को लेकर संघर्ष करा, तो आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद जब हम में से कोई युवा बच्चा बड़ा होकर आगे बढ़े, अधिकारी बने, इन योजनाओं का लाभ ले, तब आप गर्व के साथ कह सको, इस पैम्पलेट को अपनी तिजोरी में से, अपनी अटैची में से निकाल कर कि भाई बेटा तेरे लिए हमने 2023 में 8 जनवरी को भोपाल में लड़ाई लड़ी थी। ये पर्चा नहीं है, ये इतिहास है जिसको आप लोग बनाओगे। और इतिहास अपने आप को बनाने का मौका किसी को नहीं देता, लोग चले जाते हैं फिर इतिहास बनते हैं। पहली बार जीते जागते इतिहास बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो आप लोगों को प्राप्त हुआ है। और एक और चीज, ये जैसे ना रैलियों में जाते हो, बसों में भर के भाजपा कांग्रेस की जाते होंगे, यहाँ से जाते हैं, तो जैसे आप 8 तारीख को निकलोगे, बहुत सारे पूछेंगे आपसे कहीं मिलेगा वो जाने क्या मिल जाएगा, तो उन लोगों से सवाल जरूर पूछना कि जब आप भाजपा या कांग्रेस की रैली में गए थे तो उधर से क्या कलेक्टर ने एसपी का लेटर आपके हाथ में दे दिया क्या? ज्यादा से ज्यादा एक टिफिन दे दिया होगा 5 पूरी और सब्जी का, इसके अतिरिक्त किसको कुछ मिला है? नहीं मिला ना। ये लड़ाई तो आपके स्वाभिमान की, आपके अधिकारों की है, तो पूरी ताकत के साथ आने वाले को आना और लोगों को ये बताना कि साहब हमसे पार्टियों के झंडे नहीं उठाते, टाइम पे अपना झंडा भी उठा लेते हैं, है ना?
जितने भी हमारे जो भाई हैं, एक चीज का ध्यान रखें हमेशा कि हमारी जो लड़ाई है व्यवस्था से, किसी पार्टी से नहीं। आज भाजपा सरकार में है तो उससे ही मांगेंगे, कांग्रेस सरकार में होगी तो उससे भी मांगेंगे। हमारा किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हम सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और जो सत्ता में उसको देना पड़ेगा। ये 21 पूरी कर दो और 22 को लेकर फिर आ जाएंगे। लड़ना हमारा धर्म है, अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे। और उस दिन हमारे जीवन सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो नहीं बोल सकता, वे प्रमुख है कर्णी सेना परिवार के, हम लोगों ने एक और घोषणा की है कि 8 तारीख को जब ये आंदोलन 5 बजे समाप्त हो जाएगा, लोग अपने घरों की ओर निकल जाएंगे। अगर 21